रिवाइंड इंडिया में आपका स्वागत है, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो छुपी रही किताबों में, जहां हम लाते हैं वो सच जो दबा दिया गया गलियों में। हम बताते हैं हर देश की कहानी, हर गली, हर युद्ध, हर नेता और हर सपना। अगर आप भी सच्ची कहानियों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। क्या आप मानते हैं कि भारत को ऐसे और मजबूत नेता चाहिए? क्या अफ्रीका की लहर भारत में भी उठ सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिनकी यात्रा ने पूरे देश को प्रेरित किया है। एक सामान्य चाय बेचने वाले से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र का नेतृत्व करना, ये सिर्फ किस्मत नहीं, ये दृढ़ संकल्प और निस्वार्थ सेवा भावना की कहानी है। उनकी नीतियां सिर्फ वोट बटोरने के लिए नहीं होती, वो भविष्य को देखते हैं, विकसित भारत का सपना आंखों में रखते हैं और योजनाओं को जमीन पर उतारते हैं। मोदी जी ने जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्यवाही की तो पूरी दुनिया ने जाना कि भारत अब सिर्फ सुनने वाला देश नहीं है। अब भारत जवाब भी देता है और उचित समय पर देता है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने यह साबित कर दिया कि भारत अब नरम कूटनीति से आगे बढ़कर सशक्त राष्ट्रवाद की ओर बढ़ चुका है। आज देश डिजिटल हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बन रहा है और वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहल भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। व्यक्तिगत रूप से यह पीड़ा बहुत बड़ी थी। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरफ बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब यह कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी।
अब चलते हैं अफ्रीकी देश बुर्किना फासो की ओर, जहां एक युवा सेनानी इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ 34 साल की उम्र में देश की सत्ता संभालते हैं। बुर्किना फासो एक समय पर अस्थिरता, आतंक और विदेशी नियंत्रण से जूझ रहा था। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं थीं, सरकारें कमजोर थीं और जनता में विश्वास की कमी थी। लेकिन तभी सामने आते हैं कप्तान इब्राहिम ट्राओरे, जिन्होंने न सिर्फ तख्तापलट किया बल्कि देश को एक नई दिशा दी। उन्होंने कहा, हम अफ्रीकी हैं, हम अपने भविष्य का फैसला खुद करेंगे। ट्राओरे ने फ्रांस के साथ सैन्य समझौते खत्म किए, विदेशी सैनिकों को देश से बाहर किया और रूस, तुर्की और माली जैसे पड़ोसी देशों से नए गठबंधन बनाए। उन्होंने साहिल अलायंस की स्थापना की, जिससे बुर्किना फासो को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में क्षेत्रीय समर्थन मिला। उनका सपना है एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और गर्वित अफ्रीका। इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1988 में बोंडोको लेसो, बोंडोक्वी, पश्चिमी बुर्किना फासो में हुआ था। वो एक मुस्लिम परिवार में पले बड़े और प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में प्राप्त की। पढ़ाई में तेज होने के कारण उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए आगे बढ़ने का निर्णय लिया और बुर्किना फासो की यूनिवर्सिटी ऑफ ouagadougou में जियो डिप्लोमेसी, जियो साइंसेस की पढ़ाई की। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने छात्र राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया और राजनीतिक अन्याय व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए। यही समय था जब उनके अंदर सामाजिक बदलाव के बीज बोए गए। स्नातक के बाद इब्राहिम ट्राओरे ने बुर्किना फासो की सेना में ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए नामांकन किया और जल्द ही एक योग्य आर्टिलरी ऑफिसर बन गए। उन्हें कई बार आतंकवाद विरोधी अभियानों में तैनात किया गया, विशेषकर सहेल क्षेत्र में, जहां जिहादी समूह सक्रिय है। उनके नेतृत्व कौशल, जुझारूपन और देशभक्ति के चलते वे सेना में जल्दी ऊपर बढ़े और कैप्टन के पद तक पहुंचे। अपने सीनियर्स के मुकाबले जवानों के बीच उनकी लोकप्रियता काफी अधिक थी, क्योंकि वो सीधे बात करते थे और सैनिकों की तकलीफों को समझते थे। 2015 के बाद से बुर्किना फासो आतंकवाद की चपेट में आ गया था। अल-कायदा और आइसिस से जुड़े समूहों ने देश के उत्तरी और पूर्वी इलाकों में कब्जा कर लिया था। सरकार की विफल नीतियां, भ्रष्टाचार और कमजोर सैन्य रणनीतियों के कारण हजारों लोगों की मौत हुई और लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो गए। लोगों का विश्वास राजनेताओं से हट चुका था। इस माहौल में जनरल पॉल हेनरी सादाओगो डामिबा ने जनवरी 2022 में सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनके शासन में भी सुरक्षा हालात और बिगड़ते गए। 30 सितंबर 2022 को एक बार फिर राजधानी ouagadougou की सड़कों पर टैंकों और सैनिकों की गूंज सुनाई दी। सेना के एक समूह ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इस बार इस विद्रोह की अगुवाई कर रहे थे कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे। उन्होंने आरोप लगाया कि जनरल डामिबा लोगों की रक्षा करने में विफल रहे हैं और उनकी नीतियों से देश बर्बादी की ओर जा रहा है। ट्राओरे ने कहा, हम अपने देश और लोगों की रक्षा के लिए ये कदम उठाने पर मजबूर हुए। इस तरह 34 वर्ष की उम्र में ट्राओरे विश्व के सबसे युवा राष्ट्राध्यक्ष बन गए। सत्ता में आने के बाद ट्राओरे ने कहा कि वह किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ेंगे और उनका एकमात्र लक्ष्य है बुर्किना फासो को बचाना। उनकी प्रमुख प्राथमिकताएं रहीं लोकल सुरक्षा बलों को सशक्त बनाना, जैसे VDP वॉलंटियर्स फॉर द डिफेंस ऑफ द होमलैंड, नैतिक और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा करना। ट्राओरे ने लोगों को विश्वास दिलाया कि बुर्किना फासो फिर से एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन सकता है। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक उन्हें एक नया थॉमस सनकारा कहते हैं, बुर्किना फासो के उस नेता की तरह जिन्होंने 1980 के दशक में अफ्रीका के लिए एक नई सोच की शुरुआत की थी। वहीं कुछ आलोचक कहते हैं कि सत्ता हथियाना लोकतंत्र के खिलाफ है, लेकिन ट्राओरे ने बार बार यह कहा है कि उनका मकसद सिर्फ देश को स्थिर करना है और जैसे ही हालात सुधरेंगे वह नवीन लोकतांत्रिक चुनावों का रास्ता खोलेंगे। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के अफ्रीकी नेताओं का प्रतीक बनते जा रहे हैं, जो विदेशी दखल को रोकने, अपने देश को पुनर्निर्मित करने और आत्मनिर्भर अफ्रीका का सपना देखने का साहस रखते हैं। क्या वो अपने वादों को पूरा कर पाएंगे? क्या बुर्किना फासो को स्थिरता मिलेगी? इसका जवाब तो समय देगा, लेकिन एक बात तय है, इब्राहिम ट्राओरे अब सिर्फ नाम नहीं, एक आंदोलन का प्रतीक बन चुके हैं। क्या भारत और बुर्किना फासो जैसे देश एक साथ नई दुनिया बना सकते हैं? उंगली से दाहिनी ओर इशारा, क्या आज के युवाओं को इन दोनों नेताओं से कुछ सीखना चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लीडर ज्यादा प्रेरित करता है और क्यों, और शेयर करें ताकि यह आवाज हर देशभक्त तक पहुंचे।